नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। तो आज से जीए की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आज से आप सबके लिए जीए की जो क्लासेस है वो मैंने शुरू कर दी है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चैप्टर वाइज बने रहना है। आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो आपको वाइट बोर्ड पे दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। तो हम आज बैंक के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर में ये जो बैंक वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो बैंक शब्द का हम और आप यूज़ करते हैं आखिर में वो आया कहाँ से, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग राय रहे हैं, अलग अलग थॉट्स रहे हैं, अलग अलग मत रहे हैं। किसी ने कुछ बताया है तो किसी ने कुछ बताया है, पर उसमें से जो 1 से 2 किस्से हैं जिसको मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा माना जाता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आखिर में ये जो बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो उसमें से एक किस्सा ये है कि अगर हम चलें आज से 700-800 ईसा पूर्व, यानी फ्लैशबैक में जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जब उस समय 2 देशों के बीच जो ट्रेड होता था वो समुद्र के माध्यम से होता था, क्योंकि उस समय एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे, है ना। तो समुद्र के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। अब होता क्या था कि उस समय समुद्री लुटेरे हुआ करते थे जो कि पूरा गश्त लगाए बैठे रहते थे। जैसे ही कोई शिप्स किसी किनारे पे पहुंचने वाली होती थी उससे पहले वो अटैक करके और उसके सारे सामान को लूट लेते थे। ये मामला इटली, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड वगैरह इन जगहों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। बहुत ज़्यादा लूटपाट होने लगी इन शिप्स से। तो कुछ देशों ने ये निर्णय लिया कि अब हम क्या करते हैं कि जो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी शिप्स वगैरह आ रही है और ये समुद्र के किनारे जो होते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ये लोग बाकायदा उन शिप्स की निगरानी रखेंगे। जैसे ही इनको दिखेगा कि ये भाई शिप्स पहुँचने वाले हैं तो ये थोड़े से तैनात हो जाएंगे और समुद्री लुटेरों की एक्टिविटी पर ध्यान रखेंगे। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड, अंगरक्षक या बॉडी गार्ड्स कह सकते हैं आप, तैनात कर दिए गए। अब इससे देखा गया कि जो समुद्री लुटेरे के मामला थे वो थोड़े से कम होने लगे और थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया इन्होंने इस मुद्दे पे। अब धीरे धीरे होने क्या लगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को उठाते हैं तो उसमें जो समुद्र का तट होता है उसको हम बैंक कहते हैं। आप सभी डिक्शनरी उठाइएगा, उसमें आप देखेंगे कि जो समुद्र का एक किनारा होता है, एक तट होता है, उसको इंग्लिश में बैंक कहते हैं। तो वहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन चलने लगी कि जो सामान आएगा वो बैंक पर रखा जाएगा। जो आपका ब्रिटेन से सामान आ रहा है उसको ईरान के बैंक पर रख दिया जाएगा, उसको भारत के बैंक पर रख दिया जाएगा, उसको ऑस्ट्रेलिया के बैंक पर रख दिया जाएगा। धीरे धीरे ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा फेमस होने लगा और कुछ सालों के बाद लोगों के दिमाग से ये कॉन्सेप्ट हट गया कि जो बैंक है उसको हम समुद्र के किनारे से प्रोनाउंसिएशन करना है। जबकि दिमाग में के लोग में ये फिट हो गया कि हाँ भाई, एक इमारत है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार हैं और वहीं पे आके सामान रखा रहता है। तो एक कहानी ये है, एक किस्सा ये है कि यहाँ से कुछ लोग बैंक शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अब जो दूसरी कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा माने जाने वाली बात है, जिसको सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्री मानते हैं कि हाँ यही सही रीज़न था कि बैंक शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। तो वो दूसरा रीज़न क्या है? देखिए, वो रीज़न ये है कि इटली के स्थानीय नागरिकों के द्वारा, लोकल सिटीजन्स के द्वारा, ऐसे सिटीजन्स जो वहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस करते थे, यानी वो बाकायदे अच्छे खासे बिजनेसमैन थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उनके मन में ये भावना आई कि क्यों ना हम अपने छोटे व्यापारी भाइयों की थोड़ी सी मदद करें। उनके मन में ये भावना आई क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, पैसों का लेन देन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी मेरे व्यापारी भाई हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है वो हमसे आके ले जाएं और जब उनका काम हो जाएगा तो वो कुछ दिन के बाद उन पैसों को वापस कर देंगे। अब हुआ क्या कि जो इटली में ये लोग पैसे का जो बिजनेस करते थे तो ये लोग एक बेंच पे बैठ जाते थे और यहीं पे जो है वो पैसों का लेन देन करते थे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इमेज में देख लीजिए। तो यहाँ बेंच पर बैठ के ये लोग पैसों का लेन देन करने लगे। हालांकि इनको इंटरेस्ट नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल साफ और शुद्ध मन से सिर्फ पैसों को दिया करते थे और
लिया करते थे। ये इटली की बात मैं कर रहा हूँ, इटली के रोम में ऐसी बातें थी। अब मैं आपको एक बता दूं कि इटली में जिस लकड़ी के मेज को हम बेंच कहते हैं, इटली में उस बेंच को बैंको कहा जाता है। बैंको और बैंका इटली में बेंच को कहा जाता है। इटालियन वर्ड में बेंच को बैंको और बैंका कहा जाता है। अब वहाँ पे धीरे धीरे ये प्रचलन हो गया कि लोग कहने लगे कि भाई अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो बैंकों के पास जाके पैसा ले लीजिए या बैंका के पास पैसा जाके ले लीजिए। धीरे धीरे ये चीज़ें प्रचलित होने लगी और सन 1157 ईस्वी में यानी ईयर 1157 BC में सबसे पहले इटली के लोकल सिटीजन्स के द्वारा बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। बैंक ऑफ वेनिस को एस्टैब्लिश किया गया, जिसे माना जाता है कि बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो इसी बैंक से उत्पन्न माने जाते हैं। यानी बैंक ऑफ वेनिस को ही माना जाता है कि यहीं से जो बैंक की अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो यहीं से ओरिजिन हुआ इसका। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बैंक ऑफ वेनिस था वो इंटरेस्ट रेट पर पैसों को नहीं देता था। आपको पता होगा कि आज का कोई बैंक ऐसा है जो बिना इंटरेस्ट रेट के आपको 1 रुपया भी देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि उस समय ऐसा हुआ था क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको पैसे अर्न नहीं करने थे, वो समाज की भलाई चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो सबसे पहला बैंक जो है वो माना जाता है बैंक ऑफ वेनिस, जहाँ से बैंक के कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो फेमस बैंक है उसकी चर्चा कर ली जाए। दूसरा बैंक आया आपका सन 1401 ईस्वी में, 1401 BC में, बिफोर क्राइस्ट में जो यहाँ पे बैंक आया सन 1401 ईस्वी में। तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया और इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बार्सिलोना। मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, बैंक ऑफ बार्सिलोना। इसको ही हम वर्ल्ड का पहला बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ बार्सिलोना का, जिसको 1401 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। देखिए यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन हुए कि बैंक की जो एक अवधारणा कह लीजिए या जो बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो वो बैंक ऑफ वेनिस आया। पर अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे पहला बैंक कौन था, तो आपको आंसर करना है बैंक ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, अब ये बात रही कि आपकी पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग की क्या हिस्ट्री रही है। अब वर्ल्ड में इसके बाद बहुत सारे बैंक आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, हमको उनसे लेना देना नहीं है। हमको अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है और हमको जो है कि सिर्फ वही बातें जाननी है जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अब मैं सीधे ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी। अब मैं सीधे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ कि भारत में जो बैंकिंग है उसका ओरिजिन कब से हुआ। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सबसे पहले बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो आई 1770 में, यानी 1770 ईस्वी में भारत का सबसे पहला बैंक इस्टेब्लिश हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये सबसे पहला बैंक था। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला बैंक कौन था, तो आपको आंसर करना होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बैंक को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे सन 1770 ईस्वी में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इस्टेब्लिश किया। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश तो किया था, पर किसी भी इंडियंस को ये परमिशन नहीं दी थी कि वो इस बैंक में अपने पैसे को जमा कर सकें या बैंक से किसी भी प्रकार का उधार ले सकें, क्योंकि वो इंडियंस को उतनी वैल्यू ही नहीं देते थे, वो उनको अपने गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी इंडियंस को ये परमिशन नहीं दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या सीरीज़ हुई इसमें। उसके बाद मैं बात करूं तो सीधे 1806 ईस्वी में इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद 1840 में इन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे की इस्टेब्लिशमेंट की और उसके बाद 1843 में इन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की इस्टेब्लिशमेंट कर दी। ये सारे भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद मैं बात करूँ तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई। इन सारे बैंक्स में अभी किसी भी इंडियंस को ये परमिशन नहीं थी कि वो अपना किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर सकें।
उसके बाद इंडियंस के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहला जो बैंक आया वो था 1881 में 1881 में, जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी हिंदुस्तानी थे। पर आपके लिए एक डिटेल बता दूं कि ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक था ये भारतीयों के लिए सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाला बैंक था। अब ये टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सीमित देयता या लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाला क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी हिंदुस्तानी थे और इसमें पैसा भी हिंदुस्तानियों ने ही लगाया था। पर ये जो बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, ये लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाला बैंक था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ वही भारतीय अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे जो कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट थे, या तो जो कि किसी उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर में किसी उच्च पद पर, हाई पोस्ट पर अपॉइंट हुआ करते थे। जैसे कोई जज है, जैसे कोई बड़े पोस्ट पे कोई पॉलिटिशियन नेता है जो कि एक इंडियन है, तब उसको ये अनुमति थी कि तुम अवध कॉमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हो अगर आप किसी उच्च पद पर हैं तो। इसलिए हमने बोला कि अवध कॉमर्शियल बैंक जो है वो भारतीयों के लिए लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाला देश का पहला बैंक था। अब दो तरीके के प्रश्न हुए। अगर क्वेश्चन में पूछूं कि भारत का पहला बैंक कौन था तो आपको आंसर करना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाला देश का पहला बैंक कौन था तो आप बताएंगे अवध कॉमर्शियल बैंक। ये दो क्वेश्चन थे। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा जो हुआ वो हुआ सन 1894 और 95 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई किसके द्वारा? लाला लाजपत राय की द्वारा। अब हुआ क्या, जाने लगा कि ये जो 19वीं शताब्दी हमारे देश में जब आनी शुरू हुई तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे दमदार जो नेता हैं वो आना शुरू हो गए, जैसे कि महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, इन सभी जैसे लोग जो हैं जो दमदार नेता थे, जो कि जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि भाई आखिर में बैंकिंग का जो प्रक्रिया है वो आखिर में हम इंडियंस को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं ये सुविधा दी जा रही है। तो इसका विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय जी ने 1894 और 95 में पंजाब नेशनल बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि भारतीयों की तरह भारतीयों के लिए खोला गया पूरी तरीके से बैंक था। यानी ये जो पंजाब नेशनल बैंक था ये पूरी तरीके से भारतीयों के लिए खोला गया बैंक था, जिसमें कोई भी भारतीय अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता था और कोई भी भारतीय जिसमें अपने पैसों को जमा कर सकता था और लोन ले सकता था। तो ये 1894 और 95 में हुआ। अब मैंने दोनों ईयर्स क्यों बताए हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे विद्वान 94 मानते हैं और बहुत सारे विद्वान 95 मानते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर कभी भी पंजाब नेशनल बैंक की इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। जब भी देगा या तो 94 देगा या तो 95 देगा, और एक ही ऑप्शन की ज़रूरत होती है आपको, वही आपका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं अगले मेन टॉपिक की तरफ। जब 94-95 बीत गया तो उसके बाद सीधे मैं बात कर लूँ तो 1921 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 1921 में क्या हुआ? 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, जो कि मैंने पीछे बताया आपको, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों को मिला के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। इन तीनों को मर्ज किया गया और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, और ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डिसीजन लिया गया। उसके बाद ईयर की मैं बात करूं तो सीधे आता है हमारा 1935, क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताते चल रहा हूं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं सारी चीज़ें, आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। मैं बात करूं अब 1935 की, तो 1 अप्रैल 1935 को इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई, और जो इसकी इनिशियल कैपिटल थी, प्रारंभिक पूंजी थी, वो 5 करोड़ रुपए थी। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें लगभग 90% से जो अधिक की हिस्सेदारी थी वो प्राइवेट सेक्टर की ही थी। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई। मैं बात करूं उसके बाद तो 1 जनवरी 1949 यानी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब बहुत सारे लोगों को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन का मतलब नहीं पता होगा। मैं इसका अर्थ आपको समझाता हूं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। जब किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी संस्था के द्वारा उसमें
मिनिमम 51% शेयर्स को खरीद लिया जाता है, मिनिमम 51% शेयर या उससे ज़्यादा शेयर्स को खरीद लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है कि भारत सरकार ने उस संस्था का नेशनलाइजेशन कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि अगर कोई आपकी संस्था है जिसका नाम है ए और उसमें 100% शेयर्स आपके हैं, उसके संचालनकर्ता आप हैं। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो ए है ये बहुत अच्छा काम कर सकती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकती है, तो आपके परमिशन लेने से आपसे परमिशन लेने के बाद जो भारत सरकार है, हो सकता है कि आपके ए कंपनी में मिनिमम 51% शेयर या उससे ज़्यादा का शेयर खरीद ले, और तब इसको माना जाता है कि भारत सरकार के द्वारा कंपनी ए का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो जब आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था, हालांकि इसको भारत के सेंट्रल बैंक का दर्जा दे दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को जब हम आज़ाद हुए तो इसको नेशनलाइज कर लिया गया, यानी भारत सरकार ने आरबीआई पे पूर्ण तरीके से अपना स्थायित्व दायित्व जो है वो जमा लिया। चलिए मैं बात करूं अगले ईयर की, तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट ईयर है 1955। अब 1955 को क्या हुआ, 1 जुलाई 1955 को जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। मैंने बता दिया क्या होता है नेशनलाइजेशन। उसको नेशनलाइज करके और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नया नाम रख दिया गया, यानी उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कभी कभी आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो आपको आंसर करना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक का पुराना नाम है और उसको नेशनलाइज करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। इसीलिए हम 1 जुलाई को SBI डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अब अगला ईयर हमारे सामने आता है 1969। अब 1969 यानी 1969 में क्या हुआ था, 1969 में भारत सरकार के द्वारा एक साथ कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 14 बैंक्स का एक साथ नेशनलाइजेशंस कर दिया गया था। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC में कम से कम 10 बार से ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है कि ईयर 1969 में एक साथ कुल कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो आपको राइट आंसर 14 लगाना है। और इसमें एक सवाल और इम्पॉर्टेंट होता है कि जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, उनकी कुल पूंजी लगभग 50 करोड़ रुपए थी। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा है कि टोटल पूंजी उनकी लगभग कितनी थी, तो आप आंसर करेंगे 50 करोड़ रुपए। अब मैं बात करूं आपसे, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पर सवाल यहां ये बन जाता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी अचानक से इनको 14 बैंक्स के नेशनलाइजेशन का डिसीजन क्यों लेना पड़ा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हालाँकि ये आपसे कभी किसी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा कि नहीं आप बताइए कि क्यों किया। हालांकि मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी गहराई में जाके उसको नॉलेज जाने, उसकी गहराई में हर चीज़ को जाने। तो इसका आंसर मैं आपको करता हूं। असल में हुआ क्या था कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप अगर किसी गांव में या फिर किसी कस्बे से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या आपके आसपास आपने कभी कोई HDFC बैंक देखा है? क्या आपने IDBI बैंक का बोर्ड देखा है? क्या आपने ICICI बैंक का बोर्ड देखा है? बहुत कम ऐसे आंसर आएंगे कि हाँ सर मेरे गांव में मैंने HDFC का देखा है, मेरे गांव में ICICI बैंक है। बहुत कम आंसर मिलेंगे। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में SBI है तो आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूं आपके गांव में पंजाब नेशनल बैंक है तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो वो जनरली उन सेक्टर्स में नहीं जाते हैं जहाँ से उनको कैपिटल नहीं मिलने वाली है। वो शहर में ही अपनी जो है वो जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। जबकि मैं बात करूँ गवर्नमेंट बैंक्स की, तो गवर्नमेंट बैंक्स SBI वगैरह या जो भी बैंक आप सुनते हैं गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो गाँव में भी जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो बात ये होती है कि अगर इस समय आज हमारा जो जनरेशन है वो इतना आगे है, फिर भी अभी आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो वो कस्बों और गांव तक जाना सही नहीं समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1969 के समय क्या हाल होगा। उस समय भी हाल इसी तरीके से थे कि जो भी बैंक्स होते थे वो अपने आप को मुंबई या दिल्ली में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा थी और वहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला था।
अब इससे होने क्या लगा कि जो बैंक्स हैं वो एक ही जगह पर इस्टेब्लिश होने लगे और जो बाकी इंडिया है वहाँ पे जो थे लोग वो इस फैसिलिटी से वंचित रह गए, यानी ये फैसिलिटी उनको नहीं मिल पा रही थी। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या हुआ कि बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो या जो बैंक है वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे कि वो अमीरों को ज़्यादा लोन देते थे और गरीबों को लोन देते नहीं थे। वो किसानों को हुआ या किसी भी प्रकार के जो मध्यम वर्गीय परिवार आते हैं या जो निम्न आय के परिवार आते हैं उनको ये जो है पैसा प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका फ़ायदा उसमें नहीं था। तो हो क्या रहा था कि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गमीर। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था कि अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे थे और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे थे। यानी बैंक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पैसा क्या कहते हैं व्यापारियों को दिया जा रहा था, बिजनेसमैन को दिया जा रहा था और छोटे छोटे मध्यम आय वर्ग के लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे। अब उससे क्या हो रहा था कि जो देश की जो पैसा है, जो पूरे देश का पैसा है वो सिर्फ एक ही सेक्टर पे जाके जमा होते जा रहा था और जिससे एक सेक्टर तो बहुत हाई ग्रो कर रहा था पर दूसरा सेक्टर वो नीचे की ओर जा रहा था। आपको पता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसमें एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं दिया जाएगा, अगर किसानों को लोन नहीं दिया जाएगा तो हम खाएंगे कहाँ से, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, तो देश की जीडीपी ग्रो कैसे होगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पैसा जो है वो एक ही जगह पर ना जाके रुक जाए, भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा। इनके कुल टोटल कैपिटल जो है वो 50 करोड़ रुपए थी अप्रॉक्स। बात करें अगले ईयर्स की तो अगला ईयर आपका इंपॉर्टेंट रहता है 1980। इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया और जिनकी कुल कैपिटल जो है वो अप्रॉक्स 200 करोड़ रुपए थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 1980 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और इनकी टोटल कैपिटल कितनी थी, तो अप्रॉक्स 200 करोड़ रुपए जो है वो इनकी टोटल कैपिटल थी। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने शॉर्ट्स में और बहुत कम टाइम में आपको इनिशियल अब अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने को मिलते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपके नॉलेज के लिए तो भले अच्छी रहेगी पर वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए सिर्फ वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं जहाँ से आपको फ़ायदा हो, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट्स में यस सर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको वक्त देता हूँ कि ये सारे जो भी बिगनर्स हैं, जो मुझे पहली बार मुझसे ये चैप्टर सुन रहे हैं या जो मुझसे पहले सुन चुके हैं ये लेक्चर, उनको याद होना चाहिए। मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो जल्द ही आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा। इस सन से मैं सवाल, इस ईयर से मैं सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स में यस सर करिएगा और जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी बिगनर्स हैं या जिनको नहीं मालूम है, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको इनकी नॉलेज की ज़रूरत है, उसको ये वीडियोज़ पहुँचाइए। चलिए तो आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। अब जल्दी ही मैं चैप्टर 2 के साथ आऊँगा जिसमें बैंकिंग का एक नया लेसन मैं आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।